जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, क्लास 11th, फिजिकल एजुकेशन। देखिए, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बेसिक्स जानना है आपको। वैसे तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और फुल डिटेल कंसेप्ट मैंने बना रखा है। आप मेरी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। पर 11th क्लास में जो सिलेबस में है वो बेसिक्स है। तो चलिए सीखते हैं। एनाटमी से आप क्या समझते हैं? एनाटमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान। इसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि शरीर के सभी अंगों का निर्माण किस प्रकार हुआ है और किन किन चीज़ों से हुआ है। पूरा डिस्क्रिप्शन। इसको अगर तोड़े हम तो ये होगा एने। एने का अर्थ क्या होता है? एने का अर्थ है अपार्ट, मतलब अलग करना। और टॉमी का अर्थ है टू कट, यानी कि काटना। यानी कि शरीर के सभी अंगों को अलग अलग करके उनके एक एक कंपोनेंट्स के बारे में अध्ययन करना कि आखिर ये बने कैसे हैं और किन चीज़ों से बने हैं। ये होता है एनाटमी। और फिजियोलॉजी के बारे में जाने, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान। तो इसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि शरीर के सभी अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं। कार्य यानी फिजियो का अर्थ है प्रकृति और लॉजी का अर्थ है अध्ययन, यानी कि शरीर के अंगों के कार्य करने की प्रकृति का अध्ययन, दैट इज फिजियोलॉजी। अब इंपॉर्टेंस क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, महत्व क्या है स्पोर्ट्स में, ये जानिए। ये विभिन्न अंगों की रचना और कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देते हैं। खेल में लगने वाले चोटों से बचाव और इलाज करने में सहायक होते हैं। रिहेबिलेशन यानी कि पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब होता है जब कभी आपको चोट लग गई, आप हाँ, सपोज करो किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या फिर मांस फट गया, किसी प्रकार की चोट लग गई है और अब चोट को ठीक करके वापस खेल में या नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया को पुनर्वास कहते हैं। तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पुनर्वास में मदद करता है, क्योंकि पता होता है ना कौन सी शरीर की चीज़ किस प्रकार से बनी है और किस प्रकार से कार्य करती है, उसी प्रकार से उसको ठीक करने और वापस नॉर्मल कंडीशन में लाने की मदद की जाती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने में मदद करता है, ये सहायक होता है। ये कैसी ट्रेनिंग करनी है, कितनी ज़्यादा हार्ड करनी है, कितनी लो करनी है, उस सब में हेल्पफुल होता है ये। स्पोर्ट्स मसाज में सहायक होता है। अगर एनाटॉमी की नॉलेज हो, फिजियोलॉजी की नॉलेज हो, कौन सा अंग कैसे काम करता है, किस पर कितना प्रेशर दे के मसाज करना चाहिए कि उसके लिए फ़ायदेमंद हो या नुकसान ना हो जाए, वो सब कुछ स्पोर्ट्स मसाज में आता है। उसके लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट एड प्रदान करने में मदद करता है। प्राथमिक उपचार देने के लिए आपको पता होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस बनाने में मदद करता है। तो ये सभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के काम हैं। ये बारी बारी से हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। फिर से कहता हूँ, डिटेल समझना है, फुल डिटेल समझना है आपको, तो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की मेरी प्लेलिस्ट चले जाइए और वहाँ से समझिए। तो आइए शुरू करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। हड्डियों और जोड़ों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से कंकाल तंत्र हमारा शरीर में क्या करता है। देखिए, अगर आप स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो कंकाल तंत्र शरीर में सबसे महत्वपूर्ण काम शरीर को ढांचा देना, यानी कि शरीर को एक आकार देना, और शरीर में जितने भी अंदरूनी नाजुक अंग हैं उनकी प्रोटेक्शन करना और शरीर को चलने फिरने में मदद करना, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बोन्स और जॉइंट्स से मिलके बना हुआ है। तो बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे। हड्डियों के आकार के आधार पर इनको 5 रूपों में विभाजित किया गया है: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सीस्मॉइड बोन। ये लंबी हड्डियां हैं। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन छोटी हड्डियां हैं, फ्लैट बोन चपटी हड्डियां हैं, इरेगुलर बोन जिनका कोई आकार नहीं होता, और सीस्मॉइड बोन विशेष आकार की हड्डियां होती हैं जैसे कि पटेला। देखें, इनके बारे में बारी बारी से जानते हैं। देखिए, लॉन्ग बोन यानी कि लंबी हड्डियां शरीर में कहाँ हैं? ये देखिए क्लेविकल, ये जो कॉलर बोन होता है ना, इसे क्लेविकल बोलते हैं, हाशिए की हड्डी।
ह्यूमरस हाथ के ऊपरी हिस्से की हड्डी, रेडियस नीचे जो अंगूठे से जुड़ी होती है, अल्ना जो कानी उंगली से जुड़ी होती है सबसे छोटी उंगली से, मेटाकार्पस उंगलियों की सबसे शुरुआत की हड्डी जो कलाई से शुरू होती है, और फैलेंजेस मेटाकार्पस के ऊपर की हड्डी होती है। फीमर ये जांग की सबसे ऊपरी हड्डी है। टीबिया ये आगे जो अंगूठे से जुड़ी हुई है। फिबुला जो छोटी वाली उंगली से जुड़ी हुई है। और जैसे ऊपर मेटाकार्पस और फैलेंजेस था, वैसे ही नीचे मेटाटार्सस और फैलेंजेस होता है। ये लंबी हड्डियां शरीर में लीवर का काम करती हैं। लीवर का मतलब उत्तोलक का काम करती हैं, भार उठाने का और शरीर को तेज और तेज गति प्रदान करने में ये लंबी हड्डियां ही मदद करती हैं। ये जो लंबी हड्डियां होती हैं, इसमें एक शाफ्ट होता है और दो छोर होते हैं, जैसा कि आपने पीछे देखा। यह अपनी चौड़ाई से ज्यादा लंबी होती हैं। और लंबी हड्डियों में कॉम्पैक्ट हड्डी की एक मोटी बाहरी परत होती है, और इन्हीं लंबी हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा, जिसमें रक्त का निर्माण होता है। उदाहरण आपने सारे देख ही लिए। अब देखिए शॉर्ट बोन, छोटी हड्डी। ये वो हड्डी होती हैं जो जितनी चौड़ी होती हैं उतनी ही लंबी होती हैं। इनमें बहुत ही कम या ना के बराबर गति होती है। इनके उदाहरण हैं हाथों में ऊपर कार्पल की हड्डी, ये कलाई के पास होती है, और पंजों में, ऐसे ही पैर के पंजों में टार्सल की हड्डी, और साथ में कान की हड्डी भी शॉर्ट बोन में गिनी जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेपीज, एनविल और हैमर। फिर अगला है इरेगुलर बोन, जिनका की आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित आकार वाली हड्डियां होती हैं ये, जैसे कि इथमोइड बोन, ये आप देख रहे होंगे आंख के सॉकेट के पास की हड्डी है। स्फेनोइड बोन, ये भी आंख के सॉकेट के अंदर की हड्डी है। टेम्पोरल बोन, कान के पास की हड्डी है। पैलेटीन, ये आंख के सॉकेट के नीचे की हड्डी है। इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ये नाक के पास की नीचे, ये नाक के पास की नीचे की हड्डी है। जाइगोमैटिक बोन, ये कनपट्टी के पास की हड्डी है। मैक्सिला, ये निचले जबड़े की है, ये ऊपरे जबड़े की है। और मैंडिबल, ये निचले जबड़े की है। वर्टिब्रे यानी रीढ़ की हड्डी। हायोइड बोन, ये गले में होती है। सैक्रम, ये रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से। और कॉकिक्स, ये भी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की हड्डी होती है। देखिए अगला है फ्लैट बोन्स, चपटी हड्डियां। हमारे शरीर में चपटी हड्डी कौन कौन सी होती है? नेजल बोन, नाक की हड्डी चपटी हड्डी होती है। लैक्रिमल बोन, यानी कि आंखों के सॉकेट की हड्डी, ये भी चपटी हड्डी होती है। वोमर, ये भी नाक की हड्डी में अंदर वाली हड्डी होती है, ये भी चपटी होती है। फ्रंटल बोन, ये खोपड़ी में अगले हिस्से की हड्डी होती है, जिसको हम बोलते हैं आगे के माथे की हड्डी। पैरिएटल बोन, खोपड़ी में साइड की हड्डी होती है। ऑसिपिटल बोन, ये कान के पास की हड्डी होती है। स्कैपुला, ये पीठ के पीछे पखुड़ों की हड्डियां होती हैं। हिप बोन, कूल्हों की हड्डी। और रिब्स, पसलियां, और बीच में स्टर्नम, ये सारी चपटी हड्डियों में आती हैं। इनका मुख्य काम प्रोटेक्शन होता है, ये संरक्षण करती हैं, एक सतह तैयार करती हैं जिसके अंदर नाजुक अंगों की सुरक्षा की जाती है। अब देखिए सीस्मॉइड बोन्स, ये हड्डियां टेंडन में धंसी हुई होती हैं। ये छोटी और गोल हड्डियां होती हैं, आमतौर पर हाथ, घुटने और पैरों के टेंडन में पाई जाती हैं। ये टेंडन्स के तनाव को कम करने और उन्हें रगड़ने और घिसने से बचाने का कार्य करती हैं। इनके उदाहरण हैं ये पीसी फॉर्म, ये हाथ में पाई जाती है, सबसे देख रहे होंगे आप कलाई में सबसे बाहर की तरफ की हड्डी। पटेला, ये घुटने के ऊपर की हड्डी। और ये सीस्मॉइड बोन, ये पैर के अंगूठे के नीचे हिस्से में हड्डी पाई जाती है। इन हड्डियों का कार्य आप जान ही रहे हैं कि टेंडन्स में तनाव कम करना और हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाना। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र को दो भाग में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, इसके अंतर्गत हेड और ट्रंक यानी कि खोपड़ी और बीच में जो धड़ है यानी कि छाती और रीढ़ की हड्डी, ये सारा हिस्सा इसमें आता है। इसमें कुल 80 हड्डियां होती हैं। एक्सियल स्केलेटल में कुल 80 हड्डियां होती हैं।
उसके बाद है एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें अपर लिम्स यानी कि हाथ और लोअर लिम्स यानी कि पैर आता है और इसमें कुल 126 हड्डियां होती हैं। याद रखेंगे। एक्सियल देखिए यहां पर आपको दिखा रखा है, ब्लू कलर वाला सारा एक्सियल है और येलो कलर वाला सारा एपेंडिकुलर है। देखिए हाथ और पैर में जोड़ेंगे तो 126 हड्डियां पूरी बनेंगी। अब इसमें भी अपर 126 हड्डियों में भी जो अपर लिम्स होते हैं इनमें 2 हड्डी ज्यादा होती है लोअर लिम्स से। अपर लिम्स में 64 हड्डियां होती हैं, लोअर लिम्स में 62, क्योंकि हाथ के अंदर दोनों हाथों में एक एक हड्डी फालतू होती है दोनों पैरों के पंजों के मुकाबले। अब देखिए जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जोड़, जोड़ हमारे शरीर में कंकाल तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जोड़ गति कराने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अगर जोड़ ना हो तो हमारी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। जोड़ों को 3 भागों में बांटा गया है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट को हम और भी नामों से जानते हैं, साइन आर्थरोज या इमूवेबल जॉइंट। अब यहां पर आप हिंदी में याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अचल संधि, जो बिल्कुल भी नहीं हिलती डुलती, बिल्कुल भी जिसमें मूवमेंट नहीं होता। और फिर दूसरा कार्टिलेजियस जॉइंट, जिसको एम्फी आर्थरोज और सेमी मूवेबल भी कहते हैं, यानी कि अर्धचल संधि। अर्धचल मतलब जो थोड़ा बहुत हिल सकती हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है। और तीसरा साइनोवियल जॉइंट, जिसको डायआर्थरोज या फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में चल संधि, जिसमें पूरी तरह से गति होती है। हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके उदाहरणों को जानेंगे। देखिए फाइब्रस जॉइंट यानी कि अचल संधि। अचल संधि के उदाहरण देखिए कहाँ है। सचर, खोपड़ी में होता है, देखो ये रहा सचर जोड़, किस तरीके से जुड़ा हुआ है ये, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। ये खोपड़ी की हड्डियों का जोड़ है, क्रेनियल बोन्स का जोड़ है। दूसरा गोम्फोसिस, ये दांत और मसूड़े का जोड़ है। और तीसरा फिबुला के पास का जोड़, यानी कि फिबुला और टीबिया का आपस में जो जोड़ होता है, फिबुला प्लस टीबिया का जोड़, देख रहे हो यहां पर आप डिटेल में देख पा रहे होंगे, ये लिगामेंट से जुड़े हुए हैं। इसमें भी कोई गति नहीं होती। इस जोड़ को सेंडेस्मोसिस कहते हैं। फिर देखिए दूसरा है कार्टिलेजियस जॉइंट, यानी कि अर्धचल, जिसमें थोड़ी बहुत गति होती है। ये 2 प्रकार के कार्टिलेजियस जॉइंट से बने होते हैं, एक फिब्रो कार्टिलेज जॉइंट और एक हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट। देखो फिब्रो कार्टिलेज जॉइंट, इनमें बहुत थोड़ी गति संभव होती है। ये शरीर के मिड लाइन में पाए जाते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी के जोड़ में, कूल्हे के जोड़ में। आप देख रहे हो यहां पर, ये देखो रीढ़ की हड्डी के जोड़ में फिब्रो कार्टिलेजियस जॉइंट और कूल्हे के जोड़ में, ठीक है। और दूसरा हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट, यानी कि सिंकोंड्रोस जॉइंट, इसमें बिल्कुल भी गति संभव नहीं होती है, जैसे कि एपिफेजियल कार्टिलेज, जो हड्डियों का ग्रोइंग हिस्सा होता है, बढ़ रहा हिस्सा। और दूसरा मैन्यूब्रियो स्टर्नम जॉइंट, आप देख रहे हो मैनिब्रम, यानी कि स्टर्नम और रिब्स और स्टर्नम के बीच का जोड़, ये देखो ये रहा और ये रहा। इन जॉइंट्स को सिंकोंड्रोज यानी कि फिब्रो कार्टिलेज जॉइंट कहा जाता है। फिर तीसरा है साइनोवियल जॉइंट, यानी कि चल संधि। ये वो जोड़ हैं जो बिल्कुल फ्रीली मूवेबल होते हैं और ये 6 प्रकार के हैं, हमें ध्यान से पढ़ना है। ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर फिसलती है। दूसरा हिंज जॉइंट, जो बिल्कुल हमारे घर में दरवाजे की तरह काम करता है, कब्जे वाला जोड़, एक ही तरफ मूवमेंट होती है। फिर तीसरा पिवट जॉइंट, जिसमें एक छोटी एक्स हड्डी पर एक दूसरी हड्डी गोल नाचती है जैसे एक लट्टू। और चौथा एलिप्सोइडल जॉइंट। पांचवा सैडल जॉइंट और छठा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है, दोनों आपस में फंसे हुए होते हैं। देखिए इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी का गोल सिरा दूसरे हड्डी के गोल सिरे यानी कि कप जैसे आकार में धंसा हुआ होता है। इसमें किसी भी दिशा में गति संभव है, 360 डिग्री पे कहीं भी घुमा लो, गति संभव है। एग्जाम्पल है कूल्हे का जोड़ और कंधे का जोड़,
आप देख ही रहे होंगे, ये कंधे का जोड़ और ये कूल्हे का जोड़। दूसरा है हिंज जॉइंट, इसमें सिर्फ एक ही दिशा में गति संभव होती है, इसे कब्जे का जोड़ या फिर जिंगलिमस जोड़ कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं इसके, ये देखो कोहनी का जोड़ और उंगलियों में फिंगर्स और टोज उंगलियों के जोड़ यानी कि फेलेंजियल जॉइंट, ये जो फेलेंजेस आपस में जुड़े हुए हैं ये है। और नी का जोड़, ये घुटने का जोड़ आप देख रहे हो, और एंकल का जोड़ ये आप देख रहे हो, और अल्ना और ह्यूमरस का जोड़ ये आपने देख ही लिया। आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना कि कोहनी का जोड़, आपको याद रखना है कि किस किस हड्डी का जोड़ है, क्योंकि ये आ सकता है। और ये टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, ये जोड़ कान के हड्डी के पास टेम्पोरल बोन और मैंडिबुलर यानी कि टेम्पोरल और ये मैंडिबुलर यानी कि ये जो निचला जबड़ा होता है उसका जोड़, ये सारे हिंज जॉइंट में आते हैं। फिर अगला है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, इस जोड़ को कॉन्डिलर या एलिप्सॉइडल या बाइकॉन्डिलर जॉइंट भी कहते हैं, अभी आप पीछे पढ़ चुके हो। तो देखो इनके कुछ उदाहरण देखो, रेडियो कार्पल जॉइंट यानी कि रेडियस और कार्पल बोन का जोड़, और उसके बाद मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट यानी कि मेटाकार्पल और फेलेंजियल जो जोड़ है आपस में ये जोड़, और मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट यानी कि मेटाटार्सल और फेलेंजियल का जोड़ आपस में, और ऑसिपिटल कॉन्डाइल जॉइंट यानी कि जो ऊपर सबसे ऊपर की रीढ़ की हड्डी है वो, और जहां पर ऑसिपिटल बोन आपस में जुड़ते हैं वो वाला जोड़, ये सभी कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स में गिने जाते हैं। फिर अगला है पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट बताया था मैंने आपको, एक हड्डी का गोल सिरा दूसरे हड्डी के एक्सिस पे नाचता है, जैसे कि रेडियस और अल्ना का जोड़, ये दोनों हड्डियां बड़ी हड्डियां हैं, इन दोनों का आपस में जॉइंट, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर नाचती हैं। और दूसरा एटलस और गर्दन का जोड़, इसमें हमारी सबसे ऊपरी रीढ़ की हड्डी यानी कि एटलस हड्डी C1 जो जिसे बोलते हैं उसके ऊपर हमारा स्कल नाचता है। अब देखिए अगला सैडल जॉइंट, इस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी का कन्वेक्स हिस्सा दूसरी हड्डी के कनकेव हिस्से पर जुड़ा हुआ होता है, गति करता है। एक हड्डी का कन्वेक्स हिस्सा यानी कि उत्तल हिस्सा दूसरे हड्डी के अवतल हिस्से पर यानी कि कनकेव हिस्से पर गति करता है, एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। ये हिंज और ग्लाइडिंग जॉइंट के मुकाबले अधिक स्थिरता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, ये क्लेविकल और मैन्यूब्रम का जोड़, देखो आप ये देख रहे हो क्लेविकल और मैन्यूब्रम का जोड़, ये देखो किस तरीके से ये मूवमेंट करा पाने में सक्षम है आगे पीछे। और देखो ट्रेपेजियम और मेटाकार्पल 1 का जोड़, ट्रेपेजियम हड्डी होती है यहां पर कलाई में, और मेटाकार्पल इसका जोड़, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये ऊपर मैंने आपको बढ़ा दिया, क्लेविकल और मैन्यूब्रम बोला, क्लेविकल और मैन्यूब्रम, तो ये मैन्यूब्रम क्या है, स्टर्नम का हिस्सा है, तो इसको हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये जॉइंट्स बाईएक्सियल होते हैं, दो दिशाओं में गति कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला ग्लाइडिंग जॉइंट, इसे प्लेन जॉइंट या प्लेनर जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये प्लेन जॉइंट होते हैं। इस प्रकार के जोड़ में दो हड्डियों की समतल सतह यानी कि फ्लैट सरफेस एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं और डायगनली यानी कि एक डायगनली समझते हैं ना, विकर्णीय गति कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट, ये देखो एक्रोमियन हड्डी और क्लेविकल इसका ये जोड़। दूसरा कार्पल और मेटाकार्पल जॉइंट, ये आप देख रहे हो, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये भी आपने पढ़ा पीछे। स्टर्नम और दूसरी और 2 से लेके 7 तक की रिब्स आपने पीछे पढ़ा। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट वो था सैडल जॉइंट में, उसमें देखो आप अंतर याद रखोगे, सैडल में स्टर्नम का फर्स्ट बोन प्लस क्लेविकल, इस जोड़ को हम सैडल कहते हैं। लेकिन जब ग्लाइडिंग की बात आए तो स्टर्नम
कि 2 से लेके 7 तक की हड्डियां और क्लेविकल, ये जोड़ ग्लाइडिंग जॉइंट में आता है, फिसलने वाले जोड़, एक दूसरे के ऊपर फिसलने वाले जोड़। ये ऊपर नीचे, दाएं बाएं और विकर्णीय गति कर सकते हैं। पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम। मनुष्य में मांसपेशीय तंत्र कई सारे अंगों से मिलकर बना है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार की मांसपेशियां कार्य करती हैं। ये शरीर को संतुलित रखती हैं, शरीर को गति प्रदान करती हैं, रक्त का परिसंचरण करवाती हैं। आप देख रहे हो सारा काम तो मसल्स ही कर रहे हैं, हड्डियों को छोड़ के। तो शरीर का सही पोस्चर बनाए रखना, मतलब हर कार्य, जीवित रहने से संबंधित, चलने फिरने उठने बैठने से संबंधित हर कार्य मसल्स ही करवा रहे हैं। मांसपेशियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, थोड़ा इनका डायग्राम देख लीजिए। कार्डियक मसल वो जो हृदय में है, स्केलेटल मसल वो जो हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, वो मांसपेशियां जो हड्डियों से जुड़ी हैं, जो हड्डियों को हिलाने डुलाने में मदद करती हैं। और स्मूथ मसल्स वो जो अंदरूनी अंगों में हैं, हमारे सभी अंदरूनी अंगों में। और देख रहे हैं इनका डायग्राम, स्मूथ मसल किस तरीके के हैं, चोंचनुमा हैं बाहर से। और कार्डियक मसल्स किस तरीके के हैं, ब्रांच बनी हुई है, इनमें शाखाएं हैं। और स्केलेटल मसल में शाखाएं नहीं हैं, स्मूथ में भी नहीं है, लेकिन कार्डियक में हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल से समझते हैं आगे। देखिए शुरू करते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। अगर बात करें स्केलेटल मसल की, तो ये ऐच्छिक वॉलंटरी मसल्स होते हैं, यानी कि ऐच्छिक मांसपेशी होती है ये। और ये स्ट्राइएटेड होते हैं, यानी कि ये धारीदार होते हैं, इनमें धारियां होती हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, अभी आपने पीछे डायग्राम में पढ़ा। ये सिलिंड्रिकल होते हैं, बेलनकार आकार के होते हैं, अभी पीछे डायग्राम में देखा। ये पैरेलल होते हैं, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं आप, अभी पीछे डायग्राम में देखा। ये नॉट ब्रांच्ड होते हैं, इनमें शाखाएं नहीं होती। इनका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, यानी कि इनका संकुचन और फैलाव, सिकुड़ना और फैलना, ये फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी, हमारी मर्जी से। ये थक जाते हैं, इनको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। और ये लोकोमोटिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, मतलब वो अंग जो चलाने फिराने में मदद करते हैं। नाम ही है इनका स्केलेटल मसल, यानी कंकालीय मांसपेशी। एक एक वयस्क पुरुष का शरीर 42% स्केलेटल मसल का बना होता है, और महिला का, ये मेल की बात कर रहा हूं मैं, और महिला का यानी कि फीमेल का 36% स्केलेटल मसल का बना होता है। अब इनकी विशेषताएं आपने पढ़ ली, देखिए इसके बारे में जानिए, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, ये कैसे काम करते हैं। स्केलेटल मसल हमेशा टेंडन से जुड़ा होता है, हड्डियां और हड्डियों से जोड़ने वाली टेंडन, मतलब मांसपेशी को बोन्स से जोड़ने के लिए टेंडन काम आती हैं। अब देखो ये स्केलेटल मसल की सबसे बाहरी परत, देखो ये स्केलेटल मसल है, सबसे बाहरी परत को एपिमाइसियम कहा जाता है। इसका कार्य एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से या हड्डी से रगड़ने से बचाना होता है। और प्रत्येक मसल सैकड़ों मसल फाइबर से बने होते हैं, जिन्हें हम फेसिकल्स कहते हैं। यानी कि देख रहे हो आप, इस एक मसल के अंदर पूरे, मतलब सैकड़ों की मात्रा में फेसिकल्स होते हैं। देखो एक को फेसिकल बोल रहे हैं, बहुत सारा है तो फेसिकुलस। और इस फेसिकल की बाहरी परत को हम पेरीमाइसियम कहते हैं, देख रहे हो आप। और प्रत्येक फेसिकल में, ये हर एक फेसिकल के बंडल में, प्रत्येक फेसिकल के बंडल में 10 से लेके 100 तक मसल फाइबर्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाले, ये मसल फाइबर्स। और इस मसल फाइबर के सबसे बाहरी परत को एंडोमाइसियम कहते हैं। और ये एंडोमाइसियम कोलेजन का बना होता है। किसका? कोलेजन नाम के विशेष प्रोटीन का बना होता है। एंडोमाइसियम के ठीक नीचे सार्कोलेमा होता है, आप ये देख रहे हैं, देखो ये मसल फाइबर का ही बता रहा है। एंडोमाइसियम के ठीक नीचे सार्कोलेमा होता है, और सार्कोलेमा के ठीक नीचे सार्कोप्लाज्म होता है। सार्कोप्लाज्म एक तरल द्रव्य, जैसे प्रोटोप्लाज्म होता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरीके से सार्कोप्लाज्म होता है। यह सार्कोप्लाज्म जेलेटिन जैसा, यानी जेल जैसा एक तरल पदार्थ होता है, जो फैट और ग्लाइकोजन का बना होता है। किसका? फैट प्लस ग्लाइकोजन, क्योंकि यही दोनों चीज यहां ऊर्जा प्रदान करने का काम करती हैं। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। प्रत्येक मसल फाइबर में, ये देख रहे हो आप, प्रत्येक मसल फाइबर में हजारों की मात्रा में मायोफिब्रिल्स होते हैं। ये देख रहे हो छोटे छोटे मायोफिब्रिल्स, हजारों की मात्रा में मायोफिब्रिल्स होते हैं। और प्रत्येक मायोफिब्रिल को हम सार्कोमियर में बांट सकते हैं। ये देख रहे हो, ये सार्कोमियर है।
और प्रत्येक सार्कोमियर में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। एक्टिन ये पतले वाले फिलामेंट्स होते हैं और ये मायोसिन ये मोटे वाले फिलामेंट्स होते हैं, जो कि मसल्स को आपस में सिकोड़ने और फैलाने में मदद करते हैं। अब आप मसल फाइबर्स के बारे में जान लीजिए। स्केलेटल मसल में दो प्रकार के फाइबर होते हैं, एक स्लो ट्विच फाइबर और एक फास्ट ट्विच फाइबर। और फास्ट ट्विच फाइबर भी दो टाइप के होते हैं, एक थोड़े से कम फास्ट और एक बहुत ज़्यादा फास्ट। तो देखिए इसके बारे में समझते हैं। स्लो ट्विच फाइबर को टाइप 1 फाइबर या ऑक्सीडेटिव फाइबर भी कहा जाता है। यहाँ देखिए टाइप 1 यानी कि स्लो और ऑक्सीडेटिव, और जो दूसरे फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं इसमें दो होते हैं। एक होता है टाइप 2A जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक, और एक होता है टाइप 2B जो कि फास्ट ग्लाइकोलिटिक होते हैं। देखिए इनमें फाइबर्स का साइज स्मॉल होता है, आप ध्यान से समझेंगे। टाइप 1 की अगर बात करें तो पहले एक बार मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ आपको, फिर इस डायग्राम में देखेंगे। ये लाल रंग के होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, कम फोर्स का उत्पादन करते हैं, कम बल पैदा करते हैं। ये आसानी से थकते नहीं। ये ऊर्जा के लिए विशेषकर ऑक्सीजन और फैटी एसिड का प्रयोग करते हैं। इनमें अधिक मात्रा में रक्त वाहिकाएं होती हैं और अधिक मात्रा में मायोग्लोबिन मौजूद होता है। इनमें अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इनमें सहन शक्ति भी अधिक होती है। इसीलिए ये एंडोरेंस स्पोर्ट्स में अधिक प्रयोग होते हैं, जैसे लंबी दूरी की दौड़ करनी हो, मैराथन, क्रॉस कंट्री वगैरह। सहनशीलता अधिक प्रदान करते हैं ये वाले फाइबर्स। दूसरा, फास्ट ट्विच फाइबर्स की बात करें तो ये आकार में स्लो ट्विच फाइबर की तुलना में अधिक बड़े होते हैं। ये अधिक बल का उत्पादन करते हैं, लेकिन ये जल्दी थक जाते हैं। ये ऊर्जा के लिए विशेषकर ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के जरिए। इनमें रक्त वाहिकाएं और मायोग्लोबिन भी कम होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं। इनमें सहन शक्ति भी कम होती है। ये विशेषकर ताकत और शक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्प्रिंट करने वाले, फर्राटा दौड़ 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर वाले, जैसे वेट लिफ्टिंग वाले, पावर लिफ्टिंग वाले। तो ये ताकत के लिए विशेषकर प्रयोग में आता है। देखिए यही चीज़ मैं आपको अब यहाँ पर टेबल के थ्रू समझा दूँ। स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स यानी टाइप 1 के बारे में देखिए, इनका साइज स्मॉल होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है, मायोग्लोबिन कंटेंट भी बहुत होता है, ग्लाइकोजन कंटेंट कम होता है। इनका मेन सोर्स एटीपी का क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी कि फैट और ग्लूकोज। उसके बाद ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स इसमें कम होते हैं, इसीलिए ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस नहीं कर पाते ज़्यादा। ये थकने की रफ्तार इनकी स्लो होती है। मायोसिन एटीपीएज एक्टिविटी इनमें लो होती है। इसका मतलब क्या है, अभी आपने पीछे पढ़ा था, जैसे ही मायोसिन से एटीपी टूटता है तुरंत एडीपी जुड़ के उसको एटीपी में बदल देता है। ये प्रक्रिया स्लो होती है। इसकी वजह से इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीड भी स्लो रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर पोस्चरल मसल्स ऑफ बैक, पीठ की मांसपेशी जो होती हैं, ये सभी कैसी मांसपेशी होती है, टाइप 1 स्लो ऑक्सीडेटिव, रेड कलर की। और देखिए टाइप 2 फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक, इनका जो फाइबर साइज होता है ये इंटरमीडिएट होता है, मतलब टाइप 1 से थोड़ा बड़ा और टाइप 2 से थोड़ा छोटा। इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं, मायोग्लोबिन कंटेंट अधिक होता है, ग्लाइकोजन कंटेंट थोड़ा बीच में होता है। एटीपी का मेन सोर्स इनका भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स इनमें थोड़े अधिक मात्रा में होते हैं टाइप 1 के मुकाबले। थकान की दर भी इनमें टाइप 1 के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है। मायोसिन एटीपेज एक्टिविटी हाई होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीड भी हाई होता है, यानी कि तेजी से सिकुड़ सकते हैं। और मेजर मसल्स लेग्स। और जो टाइप 2 फास्ट ग्लाइकोलिटिक हैं, इनमें देखो इनका साइज भी बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं इनमें, मायोग्लोबिन कंटेंट भी कम होता है, लेकिन ग्लाइकोजन कंटेंट हाई होता है। इनका मेन सोर्स ऊर्जा प्राप्त करने का होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलिटिक एंजाइम भी हाई होता है, थकते भी बहुत जल्दी हैं। मायोसिन एटीपेज एक्टिविटी भी हाई होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीड भी इनका बहुत हाई होता है। एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर आई मसल, आंखों की मांसपेशी जो होती है, ये सब। आगे देखते हैं। अब आप स्मूथ मसल के बारे में पढ़ेंगे। स्मूथ मसल, जिसको कि हम अनैच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं, ये हमारी नियंत्रण में नहीं होती। अब देखिए इनका आकार आप देख के समझ पा रहे होंगे, इनके ऊपर भी एक्टिन और मायोसिन मौजूद होते हैं। ये सिकुड़े हुए हैं, ये फैले हुए हैं। देखो ये रिलैक्स्ड पोजीशन में है, ये कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है, ठीक है। तो इनकी किनारी जो होती है वो चोंचनुमा होती है, ये आपको ध्यान रखना है।
जो स्केलेटल मसल थे, अभी जो आपने पहले पढ़ा, उनकी किनारी सिलिंड्रिकल थी, बेलनकार, पर इनकी किनारी चोंचनुमा होती है, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड। इनके बारे में देखिए, देखिए ये इनवॉल्यूंट्री होते हैं यानी कि अनैच्छिक, नॉन स्ट्राइटेड यानी कि इनमें धारियां नहीं होती, यूनि न्यूक्लिएटेड माने एक कोशिकीय होते हैं, स्पिंडल शेप्ड मतलब चोंचनुमा होते हैं, पॉइंटेड एंड्स चोंचनुमा होते हैं ये, पैरेलल मतलब ये भी समानांतर होते हैं, नॉट ब्रांच्ड मतलब इनमें भी शाखाएं नहीं होती, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन स्लो होता है, इनका सिकुड़ना और फैलने का दर ये धीरे रहता है, ये भी थक जाते हैं, इनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। इन्हें शरीर का हाउसकीपर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिना हमारे जाने उसकी देखभाल करते रहते हैं, अंदर का सारा सिस्टम चलाते रहते हैं, इसीलिए इन्हें हाउसकीपर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। तो आइए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं। श्वसन तंत्र में शरीर में कौन कौन सी चीजें मिलकर कार्य करती हैं। पहला है नोज यानी हमारी नाक, दूसरा लैरिंक्स यानी कि जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स आवाज वाला बक्सा, और तीसरा ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है, श्वास नली। चौथा ब्रोंकाई यानी कि विंड पाइप आगे जाके ब्रोंकाई में बदलता है और ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में बदल जाते हैं, राइट में 3 ब्रोंक्यूल्स और लेफ्ट में 2 ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में एल्वोलीज होती हैं, लगभग 300 से 600 मिलियन एल्वोलीज मौजूद हैं हमारे फेफड़ों में, और उसके नीचे डायफ्राम जो हवा को अंदर बाहर खींचने में मदद करता है। ये सभी चीजें मिलकर श्वसन तंत्र को पूरा करवाते हैं हमारे शरीर में। हमारा श्वसन तंत्र शरीर में 2 मुख्य कार्यों को पूरा करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाना। ये कार्य जो अंग पूरा करते हैं उनके बारे में पीछे मैं बता चुका हूं, यहाँ आप एक बार उनका चित्र के साथ वर्णन देख लीजिए। सबसे ऊपर सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स यानी कि नासा छिद्र, जो नाक में 2 छेद हैं, उसके ऊपर नेजल कैविटी यानी कि जहां से हवा आगे पास होती है, और यहाँ पर साइनस होता है, इनका भी सबका कार्य हम पढ़ेंगे। फिर हवा मुंह के जरिए भी अगर अंदर जाए तो वो कनेक्ट हो जाती है और फिर विंड पाइप से, और आगे की तरफ विंड पाइप में पहुंच जाती है। यहाँ पर फेरिंक्स है, जो फूड पाइप होता है वो भी इस जगह मौजूद होता है। ये एपिग्लोटिस है जिसका काम है विंड पाइप को ढकना जब कभी हम भोजन निगल रहे होते हैं। उसके आगे लैरिंक्स है, और लैरिंक्स आगे चल के ट्रैकिया से मिल जाता है यानी कि विंड पाइप से, और ट्रैकिया आगे चलकर ब्रोंकी में बदलता है, और ये ब्रोंकी फेफड़ों के अंदर ब्रोंकियोल्स में बदल जाते हैं। देखिए ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, देखो अंदर आपको ब्रोंकियोल्स नजर आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आप डायफ्राम देख रहे हैं जिसका काम है श्वास को अंदर और बाहर खींचने में मदद करना। तो ट्रैकिया के नीचे के हिस्से को हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ट्रैकिया के ऊपर के हिस्से को कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो होता है ना, कई बार डॉक्टर्स के पास अगर जाइए, अगर ऊपर नाक में या गले में टॉन्सिल के आसपास कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर लिखेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, और अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात आएगी, जैसे फेफड़े वगैरह में इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर लिख देगा कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है। तो इन शब्दों का प्रयोग कॉमनली किया जाता है। चलिए इनके कार्य करने के तरीके को समझते हैं। हमारे शरीर में रेस्पिरेशन 2 प्रक्रियाओं से पूरा होता है। पहली प्रक्रिया है ब्रीदिंग और दूसरी प्रक्रिया है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, इसमें 2 प्रक्रियाएं हैं, सांस अंदर खींचना और बाहर छोड़ना। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में पचे हुए भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्रदान करना। तो चलिए बारी बारी से सबके काम को पढ़ते हैं। सबसे पहला है फंक्शन ऑफ नोज, नाक का काम। देखिए ये सूंघने के लिए प्राथमिक अंग होता है, इसी से हम स्मेल को पता करते हैं। ये हवा को अंदर खींचने में मदद करता है। अंदर खींचते वक्त नाक में मौजूद विशेष कोशिकाएं गंध को पहचानती हैं, हवा को नमी प्रदान करती हैं। नाक में मौजूद बाल और म्यूकस, जो रहट निकलती है ना, दैट इज म्यूकस। बाल और म्यूकस हवा में मौजूद धूल, कीटाणु और दूसरे पदार्थों को रोक लेते हैं ताकि अधिक से अधिक साफ हवा अंदर जा सके। म्यूकस जो नाक में मौजूद होता है वो साइनस द्वारा उत्पन्न होता है, और ये साइनस ही हमारी आवाज को सुधारने में मदद करते हैं।
उसके बाद उसी के नीचे तुरंत फेरिंग्स आ जाता है। ये अगर आप मुंह से हवा ले लेते हैं तो फेरिंग्स जो है सांस में लिए हुए हवा को लैरिंग्स तक पहुंचाने में मदद करता है। लैरिंग्स की बात करें, देखिए ये रहा लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके कई कार्य हैं, देखो समझ लो। यहां पर एपिग्लोटिस है जो ढक्कन की तरह काम करता है। इसी जगह हायोड बोन मौजूद होती है। ये बोन, ये हड्डी ही एक ऐसी हड्डी है पूरे शरीर में जो सबसे अलग थलग लटकी हुई है। यहाँ थायराइड ग्रंथि भी होती है, तो ये उसकी परत दिखा रखी है। थायराइड की कार्टिलेज दिखा रखी है। सुप्राग्लोटिस वो एपिग्लोटिस के ऊपर होता है। यहीं पर वोकल कॉर्ड्स हैं। वोकल कॉर्ड्स मतलब वो जो आवाज पैदा करते हैं। अभी सबके बारे में डिटेल जानेंगे। इसके कई कार्य हैं, जैसे सबसे ऊपरी सिरे पर लगा एपिग्लोटिस भोजन निगलते समय श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन ट्रैकिया में ना पहुंचे। दूसरा, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोलने और आवाज निकालने में मदद करता है। आवाज निकालने की प्रक्रिया को हम फोनेशन कहते हैं। फोनेशन का मतलब होता है आवाज निकालना। फिर आगे देखिए, आवाज निकालने के लिए इसमें दो जोड़ी वोकल कॉर्ड्स होते हैं। एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स और दूसरा, देखो एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड जिसे वेस्टिबुलर फोल्ड या वेंट्रिकुलर फोल्ड भी कहते हैं। वेस्टिबुलर फोल्ड या वेंट्रिकुलर फोल्ड भी कहते हैं। इसका आवाज निकालने में ना के बराबर योगदान होता है, लेकिन अगर भारी भरकम मोटी आवाज निकालनी हो, चिल्लाना हो, गुर्राना हो, तो उसमें यह मदद करता है। दूसरा होता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स, जो वास्तविकता में आवाज निकालने में मदद करते हैं। इनका मुख्य कार्य हर तरीके की आवाज निकालना होता है। एक नवजात शिशु का वोकल कॉर्ड लगभग 6 से 8 मिलीमीटर लंबा होता है और एक वयस्क का, यानी कि जो बड़ा हो चुका है, उसका वोकल कॉर्ड लगभग 8 से 16 मिलीमीटर लंबा होता है। अब इसके बाद ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आगे चलकर ब्रोंकस और आगे चलकर ब्रोंकियोल्स में बदल जाता है। ट्रैकिया को विंड पाइप यानी कि श्वास नली भी कहा जाता है। ये एक ट्यूब है जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है ये? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है ये। ट्रैकिया लैरिंग्स से शुरू होता है और नीचे आकर दो छोटी छोटी ट्यूब्स यानी कि ब्रोंकाई में बढ़ जाता है। अर्थात हर फेफड़े के लिए एक ब्रोंकस। देखो इसको अकेले ब्रोंकस कहा जाएगा। देखो लिखा है राइट सेकेंडरी ब्रोंकस, लेफ्ट टर्शियरी ब्रोंकस। तो ब्रोंकस अकेले अकेले को ब्रोंकस कहा जाता है, बहुत सारे हो तो ब्रोंकाई कहा जाता है। ट्रैकिया में कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं। ये आप देख रहे हो ना, खूब सारी ये आपको रिंग्स नजर आ रही हैं। इस तरीके की कार्टिलेज की रिंग्स बनी होती हैं। ये मजबूत और लचीली होती हैं, जिनका कार्य निगलते समय भी श्वसन प्रक्रिया को चालू रखना होता है। और ये ट्रैकिया जो है, रिंग्स का एक और काम होता है, ये इसे कोलैप्स होने से बचाता है। कोलैप्स का मतलब है कि जब कभी हवा मौजूद ना हो तो ये सिकुड़ के चिपक ना जाए। ट्रैकिया का कार्य फेफड़ों तक हवा पहुंचाना होता है। ट्रैकिया का कार्य फेफड़ों तक हवा पहुंचाना होता है। अब आगे ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स की बात करें। ये एक पेड़ की शाखा की तरह होते हैं जो हवा को ट्रैकिया से लेकर एल्वोली तक पहुंचाते हैं। समझ रहे ना? ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये एल्वोलीज हैं। एल्वोलीज तक पहुंचाते हैं। ब्रोंकियोल्स में कोई कार्टिलेज या म्यूकस या कोई सब म्यूकोसल ग्लैंड नहीं होता। ब्रोंकियोल्स में कोई भी ग्लैंड नहीं होता। देखो ये जो सब म्यूकस ग्लैंड है, ये नोज, ट्रैकिया और ब्रोंकस में होते हैं, एल्वोलीज में नहीं होते। ये म्यूकस पैदा करते हैं जिनका कार्य सांस में ली गई हवा में से ज्यादा अशुद्धि को ब्रोंकियोल्स तक पहुंचने से रोकना होता है। कहने का मतलब कि सिर्फ इस जगह तक, इससे पीछे पीछे ग्लैंड्स म्यूकस रिलीज करते हैं, उसके आगे नहीं। एल्वोली की बात करें अगर, तो देखिए ये एल्वोली, अभी थोड़ा डिटेल बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये छोटे छोटे गुब्बारों की आकृति जैसी संरचना होती है। इसमें सिर्फ सिंगल लेयर कोशिकाएं होती हैं जो एल्वोलीज और ब्लड कैपिलरीज के बीच, देखो यहां आपको नजर आ रहा होगा, ये एल्वोली है बैलून वाला और इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज चिपकी हुई हैं। देखो लिखा है ना, कैपिलरी नेटवर्क ऑन सरफेस ऑफ एल्वोलस। एक खून ला रही है, एक ले जा रही है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराती हैं।
एल्वोलीज दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं, एक टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, देखो यहां लिखा है, और एक टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ये टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं, ये कोशिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करवाती हैं। और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ये कोशिकाएं दो महत्वपूर्ण काम करती हैं। पहला, ये एल्वोलीज की सतहों को हुए नुकसान की मरम्मत करती हैं और सरफेक्टेंट का स्राव करती हैं। किसका? सरफेक्टेंट का। अब सरफेक्टेंट की बात करें तो क्या होता है? ये एल्वोली की सतह पर एक तरल पदार्थ होता है जो एल्वोलीज को ढक के रखता है। ये एल्वोली के आकार और सतह के तनाव को बनाए रखता है। सतह का तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। जब ये सतह के तनाव को बनाए रखने से अधिक सतह क्षेत्र बनता है, जिसके कारण CO2 और O2 का जो एक्सचेंज है वो आसानी से हो पाता है। समझ रहे हो ना? सरफेस टेंशन आपने कभी सुना होगा या पता नहीं सुना होगा तो अब सुन लो। जब बारिश की बूंद ऊपर से गिरती है बादलों से, तो हवा में चारों तरफ से लगने वाला बल सरफेस टेंशन कहलाता है, और वो सरफेस टेंशन का बल ही उन बूंदों को गोल बना देता है। ठीक है। उसके बाद ये जो हवा का आदान प्रदान हो रहा है, ये होता है डिफ्यूजन की प्रक्रिया के जरिए। डिफ्यूजन का अर्थ है हाई रीजन वाले एरिया से, डिफ्यूजन का अर्थ है हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ किसी भी चीज का जाना। और किसी भी चीज मतलब हवा, विशेषकर हवा के लिए डिफ्यूजन कहते हैं। अगर पानी का शब्द का प्रयोग होता तो वहां पर ऑस्मोसिस आता। जैसे अब देखो, जो खून शरीर से आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और जो हमने सांस में हवा ली है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो निकलकर एल्वोलीज में चला जाएगा, और एल्वोलीज में से ऑक्सीजन निकलकर रक्त वाहिकाओं में समा जाएगा। इसी प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। और ऐसी ही एक प्रक्रिया ऑस्मोसिस, वो किडनी में होती है, जिसमें अशुद्धियां निकलकर यूरिन बन जाती हैं और शुद्ध रक्त आगे चला जाता है। इसके बाद डायफ्राम, देखिए, ये देखिए, आप समझ रहे होंगे डायफ्राम का काम क्या है। जब हवा अंदर खींचती है तो डायफ्राम चपटा हो जाता है नीचे की तरफ, और जब हवा बाहर धकेली जाती है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है ना? देखो यहां भी बना हुआ है। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ आता है। डायफ्राम क्या है? ये पतली कंकालीय मांसपेशी है, यानी स्केलेटल मसल है, जो छाती के नीचे होती है। ये थोरैसिक या चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। मतलब चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। जब सांस लेते हैं तो ये सिकुड़ता है, सपाट हो जाता है, और यह एक वैक्यूम का प्रभाव बनाता है जो फेफड़ों में हवा खींच लेता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स होता है और हवा फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। और फेफड़ों के सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत को हम प्लूरा कहते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सबसे बाहरी परत है यहां पर, इस बाहरी परत को प्लूरा कहते हैं। प्लूरा ये फेफड़ों को प्रोटेक्शन का काम करती है। देखो, अब देखिए यहां पर आपको और साफ नजर आ रहा होगा 3D डायग्राम में किस तरीके से पसलियों के नीचे फेफड़े मौजूद हैं और उसके नीचे डायफ्राम मौजूद है, जो कि हवा को अंदर बाहर खींचने का काम कर रहा है। कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। इनहेल्ड एयर में, यानी कि जो हवा हम सांस में अंदर खींचते हैं, उसमें अधिकतम नाइट्रोजन होता है 78.08%। एक जगह प्रश्न में मैंने पॉइंट में वैल्यू देखी थी। पहले मैं कभी सिर्फ 78% याद कर लेता था क्योंकि ज्यादातर किताबों में लिखा होता था, लेकिन एक बार मैंने पॉइंट में वैल्यू लिखी तो होश उड़ गए, इसलिए पॉइंट में याद करना ज्यादा बेहतर हुआ। ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, और जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर 0.2% होता है। इसके अलावा बहुत थोड़ी मात्रा में बहुत सारी गैसें और धूल वगैरह सब, क्योंकि हमारे वातावरण में, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं ना। जब हम सांस छोड़ते हैं तो भी सबसे ज्यादा उसमें नाइट्रोजन ही बाहर निकलता है। लेते हैं तो भी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जा रहा है, और सांस छोड़ते हैं तो भी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही बाहर निकलता है, 78.08%। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? घट गया, 16.4% हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% हो गया। देखिए, ध्यान दे रहे होंगे आप। जल वाष्प भी बढ़ गया क्योंकि अंदर से भाप के रूप में ज्यादा बाहर निकल रहा है ना पानी, 5 से 6%। इसके अलावा जो थोड़ी मात्रा में गैस और धूल गई थी वो बाहर आएगी। धूल तो नाक में फंस के रह जाती है,
धूल तो अंदर जाती ही नहीं। फिर जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो फंसे हुए नाक के बाल वगैरह में से फिर धूल बाहर गिर जाती है। दोनों फेफड़ों का कुल वजन जन्म के समय 40 से 50 ग्राम होता है बस, और एक वयस्क का फेफड़ा 1.3 केजी का होता है। और एक वयस्क व्यक्ति में फेफड़े की ऊंचाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। फेफड़ों की कुल क्षमता एक नवजात की 250 ml के आसपास होती है और एक बड़े वयस्क की 5.5 से 6 लीटर के आसपास होती है। जब एक नवजात सांस लेता है तो उसका ब्रीथ रेट यानी कि प्रति मिनट 30 से लेकर 60 बार तक सांस लेता है, इसीलिए बच्चे की सांस तेज तेज चलती है। और जब एक व्यक्ति सांस लेता है तो एक वयस्क की श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। लंग्स के सबसे बाहरी परत को प्लूरा कहते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं अभी। और लेफ्ट फेफड़े राइट फेफड़े से छोटे और हल्के होते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में हृदय होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या वस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और इसका काम है पूरे शरीर में परिसंचरण का। परिसंचरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे अमीनो एसिड, जैसे ग्लूकोज, जैसे फैटी एसिड, जैसे हार्मोन्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों को पूरे शरीर में पहुंचाना। और पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा रक्त। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन मदद करता है? हमारा हृदय, हमारे शरीर में मौजूद ब्लड यानी कि रक्त, हमारे ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड को लाने ले जाने वाली वाहिकाएं, नसें, धमनियां जिसको हम कहते हैं नस और धमनी, लिम्फ, और लिम्फ वेसल्स मतलब लिम्फ को लाने ले जाने वाली वाहिकाएं। किस तरीके से ये हो रहा है ये हम पढ़ेंगे। देखिए, फिजियोलॉजी यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्रिया विज्ञान यानी कैसे काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा दो भागों में कार्य करता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हृदय से फेफड़ों तक, हार्ट टू लंग्स, हृदय से फेफड़ों तक, और वापस लंग्स टू हार्ट यानी कि वापस फेफड़ों से हृदय तक वापस खून को लाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हृदय से शरीर तक यानी कि हार्ट टू बॉडी, और वापस फिर शरीर से हृदय तक यानी कि बॉडी टू हार्ट। तो ये काम करता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझ रहे हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हृदय से फेफड़े और वापस फेफड़ों से हृदय तक रक्त को लाना ले जाना, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का अर्थ है हृदय से शरीर के अलग अलग भागों तक और वापस शरीर के अलग अलग भागों से हृदय तक लाना ले जाना। देखिए, इंसानों का हृदय 4 चैम्बर्स का होता है। जो उनसे कम विकसित जीव होते हैं उनका 3 चैम्बर का भी होता है, जैसे चिड़िया का, उससे कम मछली वगैरह का 2 चैम्बर, उससे कम 1 चैम्बर के भी होते हैं। पर हमारा हृदय 4 चैम्बरों का होता है। देखिए, आप देख रहे होंगे, एक चैम्बर तो ये है, एक चैम्बर ये है 2, ऐसे ही यहाँ पर एक चैम्बर ये है 3 और एक चैम्बर ये है 4। और हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। और देखिए, इन चैम्बरों के नाम, जो राइट साइड में होता है, अगर मैं आपको बताऊं इस तरीके से, अगर आप डिवाइड कर लें हमारे हृदय को 4 सेक्शंस में, तो इधर वाला सेक्शन लेफ्ट सेक्शन होता है और इधर वाला सेक्शन राइट सेक्शन होता है। लेफ्ट सेक्शन में मतलब लेफ्ट हिस्से में ऊपर वाले को हम बोलते हैं एट्रियम, जिसको कि आप हिंदी में कहते हैं आलिंद। और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है वेंट्रिकल, जिसे आप कहते हैं निलय। ठीक है, इधर लेफ्ट एट्रियम, इधर राइट एट्रियम, इधर राइट वेंट्रिकल आरवी और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल एलवी। ठीक है ना? अब ये जो बीचों बीच यहाँ पर ये लाइन है, ये मेनली हार्ट को 2 हिस्सों में बांटती है, और इस लाइन को कहा जाता है सेप्टम। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? सेप्टम, जो हृदय को आधा आधा 2 हिस्सों में
वर्टिकली बांट रही है। चलिए देखिए, बारी बारी से देखते हैं कि क्या चीज़ कहाँ है। ये देखिए, ये रहा सेप्टम, जो हृदय को, ये देखिए, आधा आधा दो हिस्सों में बांट रही है। उसके बाद ये है पुरकिंजी फाइबर्स। ये फाइबर्स वो विशेष फाइबर होते हैं जो हृदय को जीवन भर बिना थके बिना रुके धड़कने में मदद करते हैं। ये देखिए आपका लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरफ है ये हिस्सा। फिर इन्हीं चैम्बर्स में वाल्व्स भी होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी वाल्व है और ऊपर लेफ्ट एट्रियम में भी वाल्व है। ऐसे ही इधर राइट वेंट्रिकल में भी वाल्व है और ऊपर राइट एट्रियम में भी वाल्व है। चारों हिस्सों में वाल्व मौजूद है। ये देखिए, इधर माइट्रल वाल्व या उसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ये वाल्व कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल में है यहाँ पर। फिर उसके ऊपर का हिस्सा देखिए, ये है लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पर होता है एओर्टिक वाल्व, यानी ए वी लिख देता हूँ मैं, एओर्टिक वाल्व यहाँ नहीं लिखा है। आगे हम धीरे धीरे सब पढ़ते चले जाएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, पर आपको पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखनी होगी, समझनी होगी। अगर आप कुछ भी मिस करेंगे, ध्यान हटाएंगे, तो मिस हो जाएगा आपका, फिर उसे ढूंढते रहोगे बाद में। ये देखो, ये है पल्मनरी वेन्स। ये क्या काम करती हैं? इनका काम है हृदय से, इनका काम है ऊपर फेफड़ों से हृदय में रक्त को लाना। हम अभी आप बस यहाँ पर इसका एनाटमी पढ़िए, कौन सी चीज़ कहाँ है, कार्य हम आगे करेंगे। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रॉम लेफ्ट लंग, फेफड़ों से वापस ला रहा है खून को, और टू लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग में ले जाने वाली आर्टरी है ये पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी ले जा रही है फेफड़ों तक। ये है एओर्टा, सारे शरीर तक खून को ले जाता है। देख रहे हो ना, यहाँ पर छोटी छोटी आर्टरीज दिखा दी हैं, कोई शरीर के किसी हिस्से में, कोई शरीर के किसी हिस्से में, कोई शरीर के किसी हिस्से में। अब यहाँ देखो, टू लोअर बॉडी, मतलब यहाँ से शरीर के निचले हिस्से में जा रहा है, ये भी एओर्टा का ही हिस्सा है। फ्रॉम लोअर बॉडी यानी कि शरीर के निचले हिस्से से आ रहा है। ये निचले हिस्से से शरीर में खून लाने का काम कौन करता है? वेना केवा, ये लिखा है वेना कावा। अब वेना कावा में इंफीरियर शब्द लगा है, इंफीरियर मतलब शरीर के निचले हिस्से से, और यही अगर सुपीरियर लगा होता, ये रहा ऊपर, सुपीरियर वेना केवा मतलब शरीर के ऊपरी हिस्से से। देखो लिखा है ना फ्रॉम अपर बॉडी। अब देखो इधर देखो, ये राइट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल हृदय का राइट हिस्सा है, ये वेंट्रिकल मौजूद है यहाँ पर। इस वेंट्रिकल में मौजूद है ये ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड का मतलब है तीन वाल्व, तीन तीन गेट वाले वाल्व। फिर ऊपर है राइट एट्रियम, पल्मनरी वाल्व। ये वो पल्मनरी वाल्व इस जगह होगा, यहाँ से ब्लड चढ़ता है ना ऊपर। अभी देखिए, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ए वी नोड, ये रहा ए वी नोड। अभी इसका काम जानेंगे। पल्मनरी वेन्स, ये देखो, ये रहा पल्मनरी वेन्स। इन वेन्स का क्या काम है? देखो अभी आपने पढ़ा था यहाँ, पल्मनरी वेन्स का काम क्या है? लेफ्ट फेफड़ों से दिल के अंदर ये ब्लड ला रहे थे। अब ये देखो, ये क्या है? फ्रॉम राइट लंग, ये राइट फेफड़ों से हृदय के अंदर खून को ला रहे हैं। फिर उसके बाद है ये सुपीरियर नोड। सुपीरियर नोड को हम कहते हैं एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। इसका भी काम अभी पढ़ेंगे। वैसे मोटे मोटी बता दूं आपको मैं, इसका, इन दोनों का काम होता है हृदय को धड़काने के लिए करंट प्रोवाइड करना। देखिए यहाँ पर आपको इन नोड्स का फंक्शन समझ में आ जाएगा। ये वाला नोड है साइनो एट्रियल नोड, यानी कि एस ए नोड, और इसका काम है हृदय को धड़कने के लिए करंट देना। अब हृदय जब सिकुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है हृदय का सिकुड़ना। तो सिकुड़ने के लिए करंट प्रोवाइड करते हैं ये, और वो भी किसको? सबसे ऊपरी हिस्से को, यानी कि एट्रियम वाले हिस्से को सिकुड़ने में मदद करता है ये। किसको? एस ए नोड किसको सिकुड़ने में मदद करता है? ऊपर एट्रियम का सिस्टोल कराता है। फिर उसके नीचे आप देख रहे हो ए वी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इस नोड का काम है यहां से जो ऐसे नोड ने जो करंट पैदा किया, उस करंट में जरा माइक्रो सेकंड का डिले पैदा कर देना, मतलब जरा सा माइक्रो सेकंड लेट कर देना, ताकि ऊपर का हिस्सा पहले सिकुड़ जाए और फिर नीचे का हिस्सा बाद में। यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड किसको सिकुड़ने में मदद करता है?
वेंट्रिकल के सिस्टोल में मदद करता है। अब जरा आप एक बार ध्यान से देख लो, देखो किस तरीके से ऊपर का हिस्सा पहले सिकुड़ रहा है और फिर नीचे का हिस्सा बाद में। देखो ऊपर का हिस्सा सिकुड़ता है खून आने पर और नीचे का हिस्सा ज़रा सा माइक्रो सेकंड लेट होकर सिकुड़ता है। तो ये काम है एसए नोड का और एवी नोड का। अब देखिए जब शरीर में हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है और सारे शरीर से हार्ट में ब्लड वापस आता है तो कैसे प्रोसेस चलती है, डबल सर्कुलेशन होता है। देखिए आपको समझ लेना जरूरी है कि हमारे हृदय में डबल सर्कुलेशन होता है। हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, देखिए जब एक बार हमारा हृदय धड़कता है तो सिस्टोल और सिकुड़ने पे सिस्टोल और फैलने पे डायस्टोल होता है, यानी कि डायस्टोल यानी कि फैलना। तो जब सिस्टोल होता है, हृदय सिकुड़ता है, तो दो जगहों से रक्त हृदय के अंदर आता है। देखो एक तो सारे शरीर से, ये देख रहे होंगे आप, एक तो सारे शरीर से हृदय में आ रहा है और दूसरा फेफड़ों से हृदय में आ रहा है। जब ये सारे शरीर से आता है तो ये है अशुद्ध खून। अशुद्ध का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है और ऑक्सीजन कम। और जब यहाँ लंग्स से हार्ट में आ रहा है तो ये है ऑक्सीजनेटेड। ये क्या है, ये है ऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम। ये डीऑक्सीजनेटेड है। देखो आप देख रहे हो जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड का है। ऑक्सीजनेटेड ही आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ही निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड वाला हिस्सा कौन सा है, लेफ्ट वाला। और राइट वाला हिस्सा पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड का है। तो जैसे ही हृदय हमारा फैलता है, फैलते ही हमारे हृदय के अंदर दो जगहों से खून आता है, एक शरीर के सभी हिस्सों से और एक हृदय से। और फिर जैसे ही खून शरीर हृदय के अंदर आता है, हृदय सिकुड़ता है और सिकुड़ते ही प्रेशर इंक्रीज होता है। अब वाल्व का काम है, वाल्व जिस रास्ते से खून आया है उस रास्ते से वापस तो जाने नहीं देगा, उसे दूसरे रास्ते से भेजेगा। तो जैसे ही सिकुड़ता है हृदय, प्रेशर बनता है और प्रेशर इंक्रीज होते ही खून दो जगहों से हृदय से बाहर निकलता है। एक तो यहाँ से निकल करके फेफड़ों में चला जाएगा शुद्ध होने के लिए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और दूसरा यहाँ से निकल करके सारे शरीर में चला जाएगा खर्च होने के लिए। ऑक्सीजन जो अब ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है उस ऑक्सीजन को खर्च किया जाएगा। तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है हमारे हृदय में, एक बार में दो जगहों पे ब्लड का सर्कुलेशन। अब आप देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे सारे शरीर से ब्लड पहुँच रहा है हार्ट के अंदर और हार्ट से निकल करके पहुंच रहा है लंग्स में, और लंग्स से वापस ये देखो लंग्स में दो जगहों पे जा रहा है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग्स है। और देखो उसके बाद वहाँ वापस लंग्स से वापस आ रहा है हार्ट में, और हार्ट से फिर पंप होकर के वापस निकल के जा रहा है शरीर के सभी हिस्सों में। और जो ये शरीर के सभी हिस्सों में जा रहा है, देखो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, दिखाया गया है। ठीक है, नीचे जाते जाते स्पीड स्लो हो जाता है इसका, ऊपर हाई स्पीड रहता है, नीचे जाते जाते स्पीड स्लो हो जाता है। देखिए जितनी भी आर्टरीज होती हैं हाई प्रेशर एरिया होता है इनमें। आर्टरीज के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर। और जो वेन्स होती हैं, वेन्स में होता है लो प्रेशर, क्योंकि धीरे धीरे फिर शरीर से घूम के हार्ट तक वापस आते आते इसका प्रेशर कम हो चुका होता है। आप अगर गिनती शुरू करेंगे तो ये नंबर 1 है हार्ट में आ रहा है वो, नंबर 2 बॉडी में जा रहा है वो, नंबर 3 शरीर के डिफरेंट पार्ट में बंट जा रहा है वो, नंबर 4 डिफरेंट पार्ट से वेना केवा लेके आ रही है वो, नंबर 5 यहाँ से निकल के हार्ट में आ रहा है फिर से, नंबर 6 हार्ट से निकल के निचले चैम्बर में आ रहा है, फिर नंबर 7 वहाँ से निकल के डिफरेंट डिफरेंट लंग्स में पहुँच रहा है, और फिर नंबर 8 में लंग्स से वापस हार्ट पे आ रहा है। अभी हमें पढ़ना है ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त वाहिकाओं के बारे में। क्या है ये है रक्त वाहिकाएं। इनका कार्य ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से वहाँ ले जाना। हमारे पास 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होते हैं,
ये आपको जानना है, वेन्स क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होते हैं जानना है। पहले आप यहाँ डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम के हिसाब से भी समझ जाएंगे आप। आर्टरीज वो होते हैं जो हाई प्रेशर वाले एरिया को झेलते हैं, यानी कि हृदय के सिस्टोलिक प्रेशर वाले हिस्से से जुड़ी होती हैं। और इनकी जो मांसपेशियों की दीवारें हैं, ये दीवार देखो ये मोटी होती हैं, ये देखो इसकी देखो मोटी, ये पतली है, और इसकी देखो ये मोटी है। तो इनकी मांसपेशियों की दीवारें मोटी होती हैं, इनमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनमें लचकता ज़्यादा होती है, इसीलिए ये हाई ब्लड प्रेशर को सह सकती हैं। काम इनका, ये हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को लाती ले जाती हैं। ध्यान रखना है आपको, अब जो काम बोल रहा हूं वो आपको सुनकर ध्यान रखना है। ये हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीकृत रक्त ले जाती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और हृदय से फेफड़ों तक अनऑक्सीकृत रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ऐसे ही अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स की दीवारें पतली होती हैं और ये हृदय के डायस्टोलिक प्रेशर वाले हिस्से से जुड़ी होती हैं। इनकी मांसपेशियों की दीवार कम मोटी होती हैं आर्टरीज के मुकाबले, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है, इसीलिए ये ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर को नहीं झेल पाती। इनका कार्य क्या है, ये शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक अनऑक्सीकृत ब्लड लाती हैं, अनऑक्सीकृत यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, और फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीकृत रक्त ले जाती हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। फिर कैपिलरीज के बारे में जान लीजिए। ये कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं, सबसे बड़ा जाल बनाती हैं कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज हर उस जगह पाई जाती हैं जहां पर अवशोषण का, किसका, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन का काम, जहां पर फिल्ट्रेशन का काम हो यानी कि छानने का काम, जहां पर सिक्रेशन यानी कि कुछ उत्सर्जित करने का काम हो, या फिर गैस का एक्सचेंज करना हो। बारी बारी से सब समझ लो। एब्जॉर्प्शन यानी कुछ सोखने का काम, जैसे छोटी आंत में पचे हुए खाने को सोखा जाता है, वो सोखने का काम कौन करता है, ये कैपिलरीज। जैसे फिल्ट्रेशन का काम, जैसे किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करना होता है ताकि उसमें से अशुद्धियां निकाली जा सकें, वहां पर कौन मदद करता है, ये कैपिलरीज। जैसे सिक्रेशन का काम, जैसे ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उसमें से हार्मोन सिक्रेट करना है या फिर एंजाइम सिक्रेट करने हैं, कौन मदद करता है, ये कैपिलरीज। जैसे गैस का एक्सचेंज करना हो, फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन बाहर करना, तो वहां पर भी कौन मदद करता है, ये कैपिलरीज। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, किडनी में, फेफड़े में, आंत में, लीवर में, ग्रंथियों में, इन सब चीजों में पाई जाती हैं। मैं आपको ट्रेनिंग में खर्च होने वाले ऊर्जा की पंक्तिबद्ध सूची प्रदान करता हूं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एटीपी जो शरीर में संरक्षित है वो यूज होगा, संचित जो है। इसका निर्माण 3 तरीकों से होता है। पहला ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से यानी कि वसा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर, और तीसरा एडीपी का एटीपी के रूप में निर्माण करके, पुनः चक्रण करके। फिर दूसरे नंबर पे खर्च होता है क्रेटीन फॉस्फेट। जब वो भी खत्म हो जाएगा तो तीसरे नंबर पे ग्लूकोज या ग्लाइकोजन खर्च होगा। जब वो भी खत्म हो जाएगा तो चौथे शरीर में खून के अंदर मौजूद ट्राइग्लिसराइड खर्च होगा। ये ट्राइग्लिसराइड भी एक तरीके का वसा होता है, फैट। फिर वो भी खर्च हो जाएगा तो चौथे रूप में, मतलब 5वें स्तर पर, बॉडी के अंदर जो मांसपेशियों में फैट जमा है, आपके मांसपेशियों के ऊपर जो फैट जमा है, चर्बी जिसे बोलते हैं, वो खर्च होगा। फिर सबसे आखिरी में आपके मांसपेशियों का प्रोटीन खर्च होगा। और जब मांसपेशियों का प्रोटीन खर्च होने लगेगा तो आप और कमजोर, पतले पतले होते दिखाई देंगे। होता है ये लंबी दूरी के धावकों में, जो लॉन्ग रनर्स होते हैं, मैराथन रनर्स होते हैं, उनकी बॉडी कटीली तो होगी पर ज्यादा साइज नहीं होता, क्योंकि उसमें मसल प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता रहता है। देखिए, आप ये ग्राफ समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। देखिए, इधर एनर्जी दिखा रखा है और इधर टाइम। आप देखिए, शुरू में एटीपी खर्च होता है और बड़ी जल्दी खत्म हो गया, देख रहे हैं, और ये लाल वाला एटीपी शो कर रहा है। फिर क्रेटीन फॉस्फेट भी, उस समय भी क्रेटीन फॉस्फेट खर्च हो रहा है। देखिए, जिस समय एटीपी खर्च हो रहा है, क्रेटीन फॉस्फेट भी खर्च हो रहा है, पर शुरू में कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही एटीपी कम हो गया, उस समय क्रेटीन फॉस्फेट बहुत तेजी से खर्च होने लगा और फिर तुरंत खत्म हो गया।
लेकिन जिस समय ये दोनों खर्च हो रहे हैं उस समय एनारोबिक मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है। देखिए हरा वाला ये एनारोबिक मेटाबॉलिज्म भी उस समय हो रहा है, और वो शुरू में कम होता है, बाद में फिर तेज होने लगता है। और फिर उसी समय जब ये एटीपी और क्रेटिन फॉस्फेट पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, तब एरोबिक मेटाबॉलिज्म भी शुरू होता है। और एरोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू में धीरे रहता है, फिर तेज पकड़ लेता है, और फिर पूरी तरह से एरोबिक मेटाबॉलिज्म ही खर्च होने लगता है। देख रहे हो, शुरू में ये दिखा रखा है सेकंड, यानी कि 10-15 सेकंड के अंदर में एटीपी और क्रेटिन फॉस्फेट खत्म हो जाता है। और फिर जब मिनटों की बात की जाए, 2, 4, 10, 15, 20, 30 मिनट तक, तब एनारोबिक भी चल रहा है साथ के साथ और एरोबिक भी। और फिर जब घंटों की बात की जाती है तो धीरे धीरे एरोबिक ज्यादा हो जाता है, एनारोबिक होते होते बंद होने लगता है, कम होने लगता है। ऑक्सीजन डेप्ट यानी कि ऑक्सीजन का कर्ज, यानी कि ऑक्सीजन का ऋण, शरीर में जमा लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए सामान्य से अधिक ली गई ऑक्सीजन की मात्रा को ऑक्सीजन ऋण कहा जाता है। देखिए, जब कभी हम उच्च तीव्रता के व्यायाम को करते हैं तब ऊर्जा का उत्पादन एनारोबिक तरीके से होता है, और जब व्यायाम खत्म हो जाता है उसके बाद भी हम कुछ समय तक जोर जोर से सांस लेते रहते हैं, क्योंकि इस समय हमारा शरीर ऑक्सीजन के ऋण की पूर्ति कर रहा होता है। इसे एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन भी कहा जाता है। व्यायाम के बाद अधिक मात्रा में खर्च किया गया ऑक्सीजन। समझ रहे हो ना? देखो, शुरू में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी, अब ऑक्सीजन का कर्ज हो गया आप पर, तो व्यायाम यहां खत्म हो गया, उसके बाद भी आप ऑक्सीजन तेजी से लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, तब तक जब तक कि आपके शरीर में लैक्टिक एसिड पूरा टूट ना जाए, यानी कि लगभग 8-10 मिनट तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक जो भी कुछ सिखाया वो समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे। जो पढ़ाया है उसे अगर एक बार में ना हो तो थोड़ा बार बार उसे रीड करके नोट्स बना लेंगे। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।